that का ये famous dance of which district? डांडरा किस डिस्ट्रिक्ट का फेमस डांस है? चंबा, मंडी, दिल्ली, किन्नौर। हाँ जी, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है डांस डांडरास? चंबा। चंबा, चंबा सही है बिल्कुल। चंबा डिस्ट्रिक्ट में डांडरा डांस किया जाता है। झांकी, हांते, ठीक है, डांडरास, ये सारे डांस आपको। डांडरास जो है वो एक स्पेशल बोल सकते हैं हम, गद्दी ट्राइब जो है वो के द्वारा किया जाता है बरमौर के एरिया, ठीक है। तो बिल्कुल सही, चंबा सही आंसर होगा। क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द चीफ मिनिस्टर विडो एंड सिंगल वुमेन हाउसिंग स्कीम HP गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द widows and single women are constructing houses? 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख। ये गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश का ही क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश सरकार की एक स्कीम है। हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को, ठीक है, जो सिंगल वुमेन है या विधवा है, उनको घर का निर्माण करने के लिए, घर कंस्ट्रक्शन के लिए कितने वित्तीय सहायता प्रदान करता है इस सरकारी स्कीम? अगर सुना है आपने? हाँ जी, 1.5 लाख तो हाँ जी, 1.5 लाख है। बहुत पहले की अगर हम बात करें तो बहुत पहले तो नहीं, बट थोड़े टाइम पहले आई थिंक ये था 75,000, ठीक है, 75,000 के आसपास था, ठीक है। और 1.5 लाख है या 2.5 लाख है, इनमें से, ठीक है। अब एग्जैक्टली 1.5 लाख है या 2.5 लाख है, जिस हिसाब से ये मेरे को लग रहा है वो 2.5 लाख, ठीक है, 2,50,000। ये 1.5 लाख में कुछ होता नहीं है, बट हाँ मिलता तो है, इतना ही है शायद। 150 है या 250, कुछ ऐसे ही है। आपको शायद आइडिया हो, मेरे को तो अभी याद नहीं आ रहा है कि 250 होना चाहिए वैसे। अब 150 कम है घर के निर्माण के लिए, ठीक है। चलो इसका डाउट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एट प्रेजेंट ठीक है, ये तो पता है। नेक्स्ट है, व्हिच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? एक स्कीम के ऊपर फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 23-24 प्रमोट इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन द स्टेट, ठीक है। आई थिंक ये तो हमने डिस्कस भी किया था जब हमने वो सर्वे वगैरह कवर किया। दो बताई थी मैंने एक जैसी। हाँ जी, उन्नति। हाँ, दो एक जैसी थी, एक हिम उन्नति और एक हिम प्रगति, ठीक है। तो सही बिल्कुल होगा इसका आंसर। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इनको प्रमोट करने के लिए इंटीग्रेटेड होलिस्टिक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को हिम उन्नति योजना है। और हिम प्रगति योजना किससे है जुड़ी हुई? वो है ठीक है, जैसी है ये मैंने जब करवाया था तो मुझे लगा कि ऐसी थी हिम उन्नति और हिम प्रगति, ठीक है। तो यहाँ पे हिम प्रगति तो ऑप्शन में है भी,
तो आंसर क्या है? हिम उन्नति योजना। और हिम उन्नति योजना जो है वो ये सही है, बट हिम प्रगति पूछे तो वो दूध की, ठीक है, फॉर द मिल्क प्रोडक्ट। तो हिम प्रगति और हिम उन्नति याद रखेंगे। Who is at present Chief of Defence Staff of India? ये इंडिया क्वेश्चन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया जनरल अनिल चौहान। ठीक है, हाँ, अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान जो है वो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, बिल्कुल सही। और आर्मी चीफ, नेवी चीफ है ना, एयरफोर्स चीफ, ये भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कई बार आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो और इस बार तो वैसे भी इम्पोर्टेंट रहेंगी ये चीजें, क्योंकि आपको पता ही है, अभी न्यूज में थी, ठीक है, आर्मी में। आर्मी के चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, और नेवी के हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, टीके त्रिपाठी, और एयरफोर्स में है एपी सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम? नेशनल सर्विस स्कीम का एनएस का मोटो क्या है? नॉट मी बट यू। नॉट या नॉट यू बट आई? डी ऑप्शन, नॉट मी बट यू। नॉट मी बट यू, एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है। हाँ, ऐसा है तो ऐसे ही है, नॉट मी बट यू। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO? ये सुबह भी बताया था मैंने, ठीक है, जिनेवा। WTO, WHO, WMO, ILO, इन सभी के हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी समुद्री तटीय भाग में स्थित है? Which of the following port is situated in the eastern coastal part of India? पारादीप। पारादीप कौन से राज्य में है ये पारादीप? उड़ीसा। उड़ीसा। पारादीप है उड़ीसा में। अब देखिए उड़ीसा जो है, अगर हम देखें तो पूर्वी तट पे है, ठीक है। अगर कोच्चि देखें तो केरल वो पश्चिमी तट में है। कैलीकट देखें तो कैलीकट कहाँ है? ये भी आपका वही है क्या? हाँ जी, कैलीकट भी आपका वहीं पे है, पूर्वी पश्चिमी तट पे। और ये मोरमू गांव, ये भी आपका पश्चिमी तट पे ही है, ठीक है। तो पारादीप ठीक है, उड़ीसा में है। और ये इन्होंने पूछा भी यही है कि पूर्वी तटीय भाग में कौन सा स्थित है? पारादीप। पूर्वी तटीय भाग में आपके पारादीप है उड़ीसा में। वेस्ट बंगाल में हल्दिया है, आता है क्वेश्चन, हल्दिया पोर्ट किस राज्य में? फिर विशाखापत्तनम बहुत फेमस, चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई भी पूर्वी उसमें है, ठीक। हल्दिया याद रखना, ये आता है वेस्ट बंगाल, हल्दी। और ये तो उड़ीसा में, तो सही है। नेक्स्ट है, भाई दो न पाई दो मूवमेंट was the extension of which national movement? अब ये डिस्कस भी हुआ, सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट। देखिए भाई दो न पाई दो मूवमेंट जो है वो किसकी एक्सटेंशन थी? एक नेशनल मूवमेंट की एक्सटेंशन थी, एक राष्ट्रीय आंदोलन का अभिवृद्धि थी, और वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये होगा। और वैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ना 1930 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ये जो भाई दो न पाई दो मूवमेंट किस राज्य में, सॉरी हिमाचल में किस डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू हुआ? बिलासपुर। बिलासपुर में। देखिए सिरमौर राज्य में, सिरमौर, हाँ, सिरमौर में शुरू हुआ था। सिरमौर की जो किसान सभा है, इस सिरमौर के जो लोग हैं उन्होंने जो है वो इस आंदोलन की शुरुआत की थी, और इसको नाम दिया था भाई दो न पाई, ठीक है, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अभिव्यक्ति थी, उसकी एक्सटेंशन।
1938 में शुरू हुआ था, ठीक है। सिरमौर की जो किसान सभा है उसका गठन हुआ था 1937 में। 38 में इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। भाई दो ना, मतलब ना तो हम उनको अंग्रेजों की लिए बात कर रहे हैं, ना तो हम अंग्रेजों को सहायता करेंगे, ठीक है। भाई देके मतलब अपना आदमी नहीं देंगे उनको, ठीक है। ना तो आदमी हमारे उनके लिए काम नहीं करेंगे, उनकी आर्मी पुलिस में काम नहीं करेंगे, ठीक है? और ना ही उनको हम पैसा देंगे, मतलब ना ही हम उनको टैक्स देंगे, रिवेन्यू, ठीक है। तो किसी भी तरह से हम उनका साथ, डिसओबीडियंस, अवज्ञा, उनकी जो हर चीज की अवज्ञा करेंगे, ठीक है। सो भाई दो न पाई दो मूवमेंट इन विच ईयर, इन विच डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर, 1938। और ये क्या था और किसकी अभिव्यक्ति था? कई बार क्वेश्चन आता है पचौता मूवमेंट, वो भी सिरमौर में हुआ था, 1942 में ही हुआ, 1942 में हुआ था। और वो क्विट इंडिया मूवमेंट की एक्सटेंशन थी, ठीक है। ये भी आता है क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन का अभिव्यक्ति थी, तो वो भी सिरमौर में थी। चलिए, वैदिक नेम ऑफ रावी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। रावी का वैदिक नाम क्या है? परुषणी। ओके। और संस्कृत नाम क्या है रावी का? इरावती। इरावती, ठीक है। परुषणी और इरावती, विपाशा और अर्जिकिया, चंद्रभागा और अस्किनी, ठीक है। हाँ, तो ये नाम याद रखने हैं, तो याद ही होते हैं। इंडियन नेशनल मोटो सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? कौन से उपनिषद से सत्यमेव जयते जो है? मंडूकोपनिषद। मंडूकोपनिषद। ठीक है, ठीक है। रटे रटाए क्वेश्चन है ये, बार बार पूछे जाते हैं। कितने उपनिषद है वैसे तो? 8 है, जिसमें से 11 मुख्य उपनिषद है और 11 में से एक मुंडक उपनिषद है, जिसमें हम सत्यमेव जयते, ठीक है। ये जो है वो इस नेशनल मोटो है हमारा, सत्यमेव जयते, जो कि हमने इस उपनिषद से लिया, ठीक है। इसमें कठोपनिषद लिखा है। कठोपनिषद में क्या है स्पेशल? तो नचिकेता और यम के जो वार्तालाप है उनकी, उसके बारे में बताया गया, ठीक है, कठोपनिषद में। और एक और है महाउपनिषद। महाउपनिषद जिसमें G20 की वो टैगलाइन भी थी, है ना? क्या नाम था उसका? क्या बोलते हैं हम, G20 जो हुआ था अभी इंडिया में 2 साल पहले, उसकी टैगलाइन क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। वो भी उपनिषद से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? वासुदेव सारा भारत एक परिवार। पृथ्वी, हाँ, एक प्लेनेट, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो प्लेनेट है, अर्थ की बात हो रही है पूरी, वो एक है, एक फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, ठीक है, वन प्लेनेट, वन अर्थ की बात है, वन प्लेनेट, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस तरह की वो बात थी। तो वो भी महाउपनिषद में से सीडीएस में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए तो वो थे वारन हेस्टिंग, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए तो वो थे लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिक। और अगर फर्स्ट वाइसरॉय आता है तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और क्लाइव कौन थे? तो वो पहले गवर्नर, ठीक है। ही वाज, यहाँ पे 4 ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा एक बार। लॉर्ड क्लाइव जो थे वो पहले गवर्नर थे बॉम्बे के, सॉरी इसके बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। फिर उसके बाद आए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि, सॉरी, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग जो कि बने
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने 1833 एक्ट के थ्रू, उसमें पहले बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लास्ट में लॉर्ड कैनिंग आएंगे, जो कि इसका आंसर है क्योंकि इन्होंने वाइसराय पूछा है, और वाइसराय जो है वो आपका लॉर्ड कैनिंग ही था 1858 के एक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग। देखिए लॉर्ड कैनिंग के टाइम की बातें भी पूछी जा सकती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई नील विद्रोह इनके टाइम पे हुआ था 1859 में, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस इसके टाइम पे हुआ था 1860s में, ठीक है। फिर 1857 का विद्रोह इनके टाइम पे हुआ था, कैनिंग के टाइम पे, ठीक है। जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, बट 1858 में जब क्राउन रूल चला तो उसके बाद ही वाइसरॉय बन गए। तो आंसर लॉर्ड कैनिंग। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय? मेघालय के चीफ मिनिस्टर पूछे कॉनराड संगमा, और अभी पूछा है, हाँ, कॉनराड संगमा, ठीक है। नेशनल पीपल पार्टी के ये चेयरपर्सन भी हैं, मुखिया भी हैं, और ये मेघालय के सीएम हैं, कॉनराड संगमा। काफी फेमस पर्सनालिटी है ये भी। अभी पूछा है तो कोई कारण होगा, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उनकी राजधानियां पूछ लेते हैं, उनके सीएम पूछ लेते हैं। जैसे अभी सिक्किम बहुत न्यूज में है, सिक्किम के सीएम कौन है, मैंने बताया था। देखिए सिक्किम के ऊपर क्वेश्चन, पेमा खांडू नहीं, प्रेम सिंह तमांग, हाँ प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। प्रेम सिंह तमांग है, पेमा खांडू तो अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। प्रेम सिंह तमांग। अब देखिए सिक्किम से क्वेश्चन क्यों आना है, सिक्किम से पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य बना था सिक्किम, ठीक है। सिक्किम से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी अमेंडमेंट से ये राज्य बना था, कब बना था, ठीक है। ये एसोसिएट पार्ट कब बना था, ये फुल फ्लैश राज्य कब बना था, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, किस ईयर हुई थी, ठीक है। और इसका जियोग्राफिकल लोकेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए सिक्किम जो है वो इंडिया के कितने राज्य के साथ लगता है, सिक्किम स्टेट जो है वो कितने राज्य के साथ लगता है, बता सकते हैं? कनेक्टिविटी के वाइज देखा जाए तो सिक्किम कितने राज्य के साथ लगते हैं, एनीवन? अगर मैप देखा हो थोड़ा सा, देखिए सिक्किम सिर्फ एक ही राज्य से लगता है, क्योंकि छोटा सा तो है, और वो उसकी एक ही कनेक्टिविटी है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग, ठीक है, उसके साथ लगता है ये, दार्जिलिंग के साथ, वेस्ट बंगाल। बाकी किसी के साथ नहीं लगता सिक्किम। हाँ बट लेफ्ट और राइट में नेपाल और भूटान से भी लगता है, ये भी था। मैं लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में इसके नेपाल लगता है, राइट इसके भूटान लगता है, साउथ में इसके, ठीक है, नीचे की तरफ ये लगता है आपका वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, और नॉर्थ में इसके साथ तिब्बत लगता है, चाइना, ठीक है। तो 3 इंटरनेशनल बाउंड्री है इसकी, और सिर्फ एक नेशनल बाउंड्री है सिक्किम। हाँ जी, क्लियर ये बात है, चाहे आप इसको देखते हैं, ठीक है। सिर्फ एक राज्य से लगता है, और मैक्सिमम राज्य से लगते हैं। इंडिया का कौन सा स्टेट है, वो है यूपी, है ना। यूपी 8 राज्यों से लगता है, ठीक है, और सिक्किम एक ही राज्य से लगता है, वेस्ट बंगाल। तो वो ध्यान रखना। 34वीं अमेंडमेंट हुई थी जब वो एसोसिएट पार्टनर बना था 1974 में, और 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ था, तब वो फुल फ्लैश स्टेट बना था, हिमाचल, सॉरी 22 राज्य बना था इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सिक्किम के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे इस बार। अब क्यों रहेंगे, तो ये भी मैंने बताया था
कि अभी 16 मई 2025 को 50 साल हुए हैं फुल फ्लैश स्टेट बने हुए इन इसको सिक्किम, ठीक है, किया था मैंने डिस्कस शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन इज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या होगी कॉमन? यूरो। देखिए यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं और यूरो जोन में कितने आते हैं लोग, ठीक है, कितनी कंट्रीज आती हैं? यूरो जोन मींस जो यूरोपियन कंट्रीज एक कॉमन करेंसी यूज करती है यूरो, ठीक है, वो यूरो जोन कहलाता है। इसमें 19 कंट्रीज आती हैं, ठीक है, 19 कंट्रीज आर देयर, जो कि आई थिंक अब तो 20 भी हो गई है, पर 19 ही है शायद, ठीक है। 19 कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन में जो यूरो जोन कहलाती हैं, जिस जो उनकी कॉमन करेंसी है यूरो, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं बता सकते हैं? देखिए हाँ जी, 28 थी पहले, क्योंकि यूके था पहले, ठीक है, ब्रिटेन था पहले। अगर आप ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया है, आपको पता होगा, बोरो जॉनसन की क्या नाम था, उसने जो है वो यूके को कर दिया था एग्जिट। अब 27, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है, उसमें से 19 अकॉर्डिंग टू मी वो यूरो जोन के आते हैं। रूबल किसकी करेंसी है? रशिया। येन किसकी करेंसी है? जापान। येन जापान है, यॉन रशिया की करेंसी है, इसकी चाइना की करेंसी है ना? ये रूबल, ये पाउंड यूके की है। व्हाट इज द नेम ऑफ रोवर ऑफ चंद्रयान 3? अभी चंद्रयान 3 के ऊपर क्वेश्चन आया पिछली बार न्यूज में, चंद्रयान 3 रोवर का नाम प्रज्ञान। प्रज्ञान, और विक्रम लैंडर था, विक्रम लैंडर था और रोवर प्रज्ञान। जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुली साउथ पोल में लैंड किया, वो कौन सा दिन था जिसको हम नेशनल स्पेस डे के नाम से भी मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस? कौन सा दिन है? 23 अगस्त। हाँ, 23 अगस्त है, ठीक है, बिल्कुल 23 अगस्त जो है उसको हम मनाते हैं, क्योंकि उस दिन चंद्रयान 3 जो है वो अपनी जगह पे सही ठिकाने पे लैंड हुआ था, ठीक है। और इंडिया जो है वो पहला देश बना है वर्ल्ड का जिसने चंद्रयान, हाँ, जिसने जो है वो मून के साउथ पोल पे लैंड किया। चलिए, शिगड़ी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? डायरेक्ट शिगड़ी ग्लेशियर लाहौल स्पीति में है, इसमें बट शिगड़ी ग्लेशियर से कुछ डिफरेंट हो जाए क्वेश्चन, कि शिगड़ी ग्लेशियर को पार किसने किया था और कब किया था, और उसने इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बताई थी, बताइए उनका नाम। मूरक्राफ्ट तुम थे। विलियम मूरक्राफ्ट तो नहीं थे, वो नहीं। एपीएफ हार्कोर्ट। हाँ, कैप्टन एपीएफ हार्कोर्ट थे, जिन्होंने 1869 में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को पार किया था, ठीक है। और उन्होंने उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बताई थी, ठीक है, 3 किलोमीटर चौड़ा, 25 किलोमीटर लंबा ये शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, स्पीति वैली। नेक्स्ट, हु एड्रेसेस बाबा कांशी राम एज पहाड़ा नबुल? देखो ये रटे रटाए बार बार क्वेश्चन आते हैं। सरोजनी नायडू ने बोला था तो पहाड़ा नबुल को पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया था, ठीक है, ठीक है, तो आंसर होगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है कि हिमाचल, हाँ, लिप्पा असरंग सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? लिप्पा असरंग
हाँ जी, किन्नौर में है, लिप्पा वैली, रिब्बा वैली, ठीक है बिल्कुल। तो ये आपका लिप्पा सुरंग सेंचुरी जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। लिप्पा वैली, किडोंग वैली, भावा वैली, बहुत सारी वैलीज है, वैली की भरमार। Which of the following is related to Apis mellifera? हनी बी। हाँ जी, हनी बी। अब हनी ये बी। कैसे पता चला? अब ये कैसे पता चला हनी बी है ये? सर इसका साइंटिफिक नेम है एप्टिस इंडिका। अच्छा ना, साइंटिफिक नाम। वैसे ऐसे नॉर्मली अगर पता भी ना हो तो इसका आइडिया लग जाता है। एपीकल्चर, हाँ एपीकल्चर से भी पता लग जाएगा। तो एपीकल्चर होता है आपका हनी बी, ठीक है। उसको करना, ठीक है, उनको पालना। तो एपिस लग जाता है पता, एपिस मेलिफेरा इसका साइंटिफिक नेम, हनी बी। और ये एपीकल्चर से भी आपको आइडिया लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए हनी बी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और मैं एक आपको चीज बता दूं, एक हनी बी के बी जो है अभी नागालैंड में मिली है। उसको मैंने शायद आपके साथ डिस्कस नहीं किया। एक ब्लैक कलर की बी है, ठीक है। और वो काफी अच्छा शहद जो है वो भी उसका हाई वैल्यू मेडिसिनल हनी जो है प्रोड्यूस करती है। तो इंडिया में वो पहली बार देखने को मिली है नागालैंड। तो ब्लैक कलर की है, छोटी है साइज में, और इसका नाम है साइंटिफिक, दो वैराइटीज है, करूंगा मैं डिस्कस आपके साथ, नागालैंड में देखने को मिली। नेक्स्ट है, व्हेन वर कांगड़ा एंड हिल एरियाज ऑफ पंजाब मर्ज विद हिमाचल प्रदेश? कांगड़ा और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में कब शामिल किया गया, कब विलय किया गया? 15 अप्रैल 1947, 15 जुलाई। अब देखिए कांगड़ा और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों, जो भी पंजाब के पहाड़ी हिली एरियाज थे उनको हिमाचल में कब शामिल किया गया, कब उनको मर्ज किया गया? 1 नवंबर 1966 को, क्योंकि इस दिन क्या था, इस दिन क्या हुआ था, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया, ठीक है, जिससे पहाड़ी इलाके जो थे, हिली एरियाज पंजाब के, वो हिमाचल में मर्ज किए गए। सही है। इसके लिए एक कमीशन था, जेसी शाह कमीशन, याद होगा आपको, पंजाब पुनर्गठन के जो अध्यक्ष थे जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो थे जेसी शाह, जेसी शाह कमीशन। और यही वो तारीख है जिस दिन हिमाचल का, विशाल हिमाचल का गठन, आधे से ज्यादा हिमाचल जो था वो ऐड हो। नेक्स्ट है, when was women's reservation bill नारी शक्ति वंदना अधिनियम passed in the parliament? अब ये पार्लियामेंट में स्पेसिफिकली पूछा है कि किस दिन पास हुआ था, ठीक है। चलिए, ये तो अभी इतना जरूरी नहीं था कि कब हुआ था, ये चलो करंट का क्वेश्चन उस टाइम पूछा होगा। वैसे ये सितंबर में हुआ था, और डेट तो आई थिंक 6 थी या 21 थी, ये तो मेरे को भी आइडिया नहीं है, बट था सितंबर ही, ठीक है, ऐसा ही था। पर आप ये बताइए अभी कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, कल को क्वेश्चन आए कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, तो ये जो लोकसभा में और विधानसभाओं में जो 33% रिजर्वेशन है, ठीक है, महिलाओं के लिए, वो बिल है। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी इसके लिए संविधान में? हाँ, मैं वो पूछ रहा हूँ कि अमेंडमेंट्स कितनी हुई थी? 106। और 106 जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो लास्ट अमेंडमेंट यही 2023 में हुई, ठीक है। 24 में कोई नहीं हुई, 25 में भी अभी कोई नहीं हुई अभी तक। तो जो 2023 में अमेंडमेंट हुई थी सितंबर में, वो यही थी, ठीक है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया, चाहे वो लोकसभा है, चाहे वो राज्य की विधानसभाएं होंगी, ठीक है। अब ये हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बोला गया है कि शायद जब तक हमारी सेंसेस नहीं होगी
जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगी तब तक ये रिजर्वेशन जो है नहीं होगी, मगर हो जाएगी। अब ये पार्लियामेंट में कानून बन चुका है, तो जल्द ही होगा, कभी भी 2029 तक हो जाएगा शायद। चलिए, तो ये पता होना चाहिए कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्या है। नेक्स्ट है व्हेन वाज आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड। अब देखो ये जो 370 5 अगस्त 2019, ठीक है, यहाँ 2 डेट्स लिखी है 5-6। वैसे ये 5 अगस्त 2019 को जो है वो एब्रोगेट किया गया। 5 अगस्त 2019 को 370 धारा जो है वो हटाई गई, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 को J&K और लद्दाख तो यूटीज बन गई, ठीक है। तो सही है 2019, याद रखिएगा 5 अगस्त। Who is the ex-officio chairman of नीति आयोग? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ये भी हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर जो है वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते नहीं हो तो होते होंगे, मगर अभी कौन है उपाध्यक्ष? पहले जैसे आपके वो थे डॉक्टर, अब कौन है सर? सुमन के पैरे। हाँ, सुमन के पैरे, हाँ जी। तो वो है अभी उपाध्यक्ष, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ या वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, सुमन के पैरे, ठीक है। When was the 18th summit of G20 countries held in New Delhi? अब देखो ये G20 का समिट 2023 में हुआ है और ये 9-10 दिसंबर को हुआ है, ये तो मेरे को एग्जैक्टली याद है अभी, ठीक है। 9 और 10 दिसंबर को सितंबर को, ठीक है, 9-10 सितंबर को हुआ था। ये आगे के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि G20 की जो 18 समिट, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, तो उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा चर्चित रहा। 9-10 सितंबर 2 दिन 2023 में ये रहा। When was objective resolution introduced in Indian Constituent Assembly? तब जो है वो देश प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, किसने किया और कब हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को। हाँ जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा। देखिए, संविधान सभा की पहली मीटिंग, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। वो परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, वहां पे परमानेंट का चुनाव किया गया, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 11 दिसंबर 1946 की मीटिंग उन्होंने जो है वो उसकी अध्यक्षता की। फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने रेजोल्यूशन लाया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। मतलब उसका उद्देश्य क्या है इसका बनाने का। इस तरह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू 13 दिसंबर 1946 को लेके आए थे। ये सही है। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है कि आपने ना सुना हो, नहीं पढ़ा हो। देखिए, जो यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है, फाउंडर है, वो मजीनी ने की थी। यहाँ मसीनी लिखा है, मैथ्सनी लिखा है, मजीनी, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन रहेगी। और इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। एक्चुअल में ये फ्रेंच था, मजीनी, ठीक है, फ्रांसीसी था, बट इसने यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। इटली में लोगों को न्याय दिया था और बहुत ज्यादा इसके ख्याल जो थे वो रेवोल्यूशनरी थे। लाइक वीडी सावरकर आपने सुना है, तो वीडी सावरकर जो है वो इससे प्रभावित थे, ठीक है। उनको रोल मॉडल मानते थे वीडी सावरकर, मजीनी, ठीक है। तो मजीनी है। नेपोलियन भी आपका फ्रेंच था। इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी लैंग्वेजेस है, ये तो आपको पता है, 22।
देखिए शुरुआत में अगर देखा जाए जब संविधान शुरू हुआ था, लागू हुआ था, तो 14 लैंग्वेजेस थी। 8 लैंग्वेजेस जो है वो उसको अमेंडमेंट्स के जरिए टाइम टू टाइम ऐड किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, बट अभी प्रेजेंटली 22 भाषाएं हैं। हु इज द नोडल ऑफिसर फॉर नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया? ये भी इजी क्वेश्चन है। नोडल ऑफिसर फॉर नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया वो कौन है? तो देखिए नेचुरल डिजास्टर की अगर हम बात करें तो एक बॉडी आती है एनडीएम में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड होते हैं, ठीक है। तो नोडल ऑफिसर नेशनल डिजास्टर के कौन बनेंगे? प्राइम मिनिस्टर। अगर हम स्टेट की बात करें, ठीक है, तो उसके होंगे चीफ मिनिस्टर। और अगर हम सेंटर की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, याद रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बना था, ठीक है, तो 2005, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? द हेग, ठीक है, हेग में, नीदरलैंड में, वहां पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। कितने जजेस होते हैं, कितना टेन्योर होता है, ठीक है, ये सारा आपको पता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन सी यहाँ पे बताइए ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, ठीक है, यूएनओ। देखिए, हाँ जी बताइए। हिंदी। हिंदी हिंदी नहीं, वेरी, हिंदी नहीं है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, अरेबिक है, स्पेनिश है, ठीक है, बट हिंदी नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी नहीं है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, चाइनीज है, अरेबिक, ठीक है, आई थिंक 5 ही है, ठीक है, और रशियन नहीं, ठीक है। अगर होगी भी तो हाँ, बट ये इसको इतना तो पता है कि हिंदी नहीं है, बट ये 5 तो मैंने जो बताई वो तो है।